इस देश को नई उड़ान भरने का, नए विचार आजमाने का, नए संकल्प करने का बल मिला है। कई वीर और वीरांगनाओं के अनगिनत बलिदानों से, कई विचारकों, कलाकारों से, कई जाने अनजानों से देश की आजादी के 75वें वर्ष में हम इन्हीं का सम्मान करने साथ आ रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में हमारी यह सत्य सनातन संस्कृति, जिसमें सदैव से अतिथियों के लिए हृदय से समूचे द्वार खुले रहते थे, परंतु भारत की उस स्वर्णिम चमक ने कुछ ऐसे आताताइयों को भी अपनी ओर आकर्षित किया, जो उन खुले दरवाजों से इस देश में घुस आए और उन्होंने इस संस्कृति को तहस नहस करने के प्रयास किए। 11वीं शताब्दी में गजनवी के सुल्तान महमूद गजनवी ने इस देश पर 16 बार आक्रमण कर इस देश से सोने की लूट का प्रयास किया एवं इस संस्कृति पर लगातार आघात किए। आइए देखते हैं इस नाटिका के माध्यम से। किंतु किसी के लोभ पर हमारा बस थोड़े ना होता है। जब गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी को हमारे देश की संपत्ति के बारे में पता चला, तो उसके मन में भी इसी संपत्ति को पाने की लालसा जागृत हुई। आइए देखते हैं गजनी के दरबार का एक दृश्य। गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुल्तान, सुना है कि हिंदुस्तान के मंदिरों में बहुत सोना है। हिंदुस्तान, ऐसे मुल्क के बारे में हमने पहले क्यों नहीं सुना? इतना सोना, फिर तो वो सोने की चिड़िया हुई जो अभी तक आजाद उड़ रही है। अब तो इस रूह को सुकून तभी मिलेगा जब वो सोने की चिड़िया हमारे पिंजरे में होगी। वजीर आला, हमारी फौजों को तैयार किया जाए, हम कल हिंदुस्तान पर कूच करेंगे। सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद। आइए चलते हैं गुजरात के राजा भीमदेव के राज्यसभा में। गुजरात के राजा महाराज भीमदेव पधार रहे हैं। महाराज भीमदेव की जय हो, महाराज भीमदेव की जय हो। महाराज, गुप्तचरों से यह सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने आ रहा है। अच्छा, तो गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने आ रहा है। आने दो उसे, आने दो। तो मैं राजा भीमदेव ये शपथ लेता हूं कि सोमनाथ मंदिर की रक्षा अपने प्राण देकर भी करूंगा, नहीं तो मैं राजपूत नहीं। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। आखिरकार सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर का खजाना लूटने आ ही गया और उसका सामना राजा भीमदेव से हुआ। आक्रमण! यलगार हो। देखा कि गजनी प्रांत के एक आक्रमणकारी ने 11वीं सदी में भारत पर आक्रमण किया, उसके मंदिरों एवं यहाँ की धन संपदा को लूटकर अपने देश ले जाने की कुचेष्टाएं की।
और कुछ हद तक सफल भी रहा। इसी प्रकार का एक और लुटेरा गौर प्रांत का शासक मोहम्मद गौरी भी इन्हीं कुचेष्टाओं को लेकर 12वीं सदी में भारतवर्ष की ओर बढ़ा। सेनापति, यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हम यहाँ के मंदिरों को लूटकर गौर ले जाएंगे और गौर को सबसे अमीर देश बनाएंगे। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत ख्वाब है सुल्तान। सेनापति, क्या तुम्हें पता है यहाँ एक राज्य दिल्ली है और दिल्ली में सबसे बड़ा खजाना है। हम उसको जरूर लूटेंगे। मगर सुल्तान, मगर क्या सेनापति? क्या तुम्हें पता है दिल्ली का राजा कौन है? कौन है? दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान है। वह बहुत ही वीर राजा है। उससे लड़ने के लिए हमें बहुत विशाल सेना चाहिए। वह शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर है। वह युद्ध कला में निपुण है। सुल्तान, सेनापति, यहाँ का राजा कोई भी हो, हम यहाँ के खजाने को लूटेंगे। युद्ध की तैयारी की जाए। जी सुल्तान, आपके हुक्म पर अमल किया जाएगा। और इस प्रकार से मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण करता है और उन 17 आक्रमणों में से 16 बार पृथ्वीराज चौहान से हारा जाता है और महान पृथ्वीराज चौहान उन्हें हर बार माफ कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान का दरबार लगा है। गौरी और उसके सैनिकों को बंदी बनाकर लाया जाता है। गौरी, अब तक तू दिल्ली पर 16 बार आक्रमण कर चुका है और हम तुझे हमेशा छोड़ देते हैं। जी महाराज, इस गौरी ने हिंदुस्तान पर 16 बार आक्रमण करने की गुस्ताखी की है। इस बार तो इसे मृत्युदंड दिया ही जाना चाहिए, नहीं तो यह दोबारा इस प्रकार की हरकत करेगा। नहीं 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 पृथ्वीराज चौहान, हमें छोड़ दिया जाए, हमें छोड़ दिया जाए। हम आज की बात कभी भी हिंदुस्तान की ओर आंख उठा के नहीं देखेंगे। माफी कबूल की जाए, माफी कबूल की जाए। नहीं मंत्री जी, यह राजपूतों के आदर्श के खिलाफ है। हम राजपूत निहत्तों पर हथियार नहीं उठाते। इस पर कुछ जुर्माना लगाएं और इसे सीमा के बाहर करें। और इस प्रकार गौरी 16 बार हारने के बाद हिंदुस्तान छोड़कर चला जाता है, लेकिन हिंदुस्तान का वैभव हर बार उसे आकर्षित करता है। इस बार कुछ हिंदुस्तानी राजाओं से मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लेता है। इस बार बाजी पलट गई है। गौरी का दरबार लगा है और सामने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर लाया जाता है। दुष्ट गौरी पृथ्वीराज चौहान की आंखें गरम सलाखों से जला देता है। देखिए, दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान आज हमारे दरबार में कैसे अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है। बताओ पृथ्वीराज चौहान, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? वही करो जो एक राजा राजा के साथ करता है और एक योद्धा योद्धा के साथ। हम तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं है पृथ्वीराज चौहान। हमारे यहाँ दुश्मन को मारकर खत्म कर दिया जाता है। हमने सुना है तुम शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत माहिर हो। हाँ सुल्तान, पृथ्वीराज तो शब्द भेदी बाण चलाने में बड़े ही निपुण हैं। अगर आप इनका यह हुनर देखना चाहते हैं तो पृथ्वीराज आपको अभी दिखा सकते हैं। हम तुम्हारा यह करिश्मा जरूर देखना चाहेंगे। सिपाहियों, इनके हाथ खोल दिए जाए। पृथ्वीराज, आज आपको इस लुटेरे को शब्द भेदी बाण से नष्ट करना होगा। आज आपके शौर्य की परीक्षा है पृथ्वीराज। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान, अब मत चूको चौहान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। महाराज, इन तुच्छ लुटेरों के हाथों मरने से अच्छा है हम स्वयं ही अपनी जान दे दें। हाँ कविराज। और इस प्रकार चंद बरदाई की पंक्तियां सुनकर पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाकर दुष्ट गौरी का अंत कर देते हैं और पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई का महान बलिदान इतिहास में अमर हो जाता है। इतिहास में बहुत कम किरदार ऐसे मिलते हैं जिनका संघर्ष और जिनकी लड़ाई हार और जीत के पैमाने पर नहीं तोली जाती है।
आज हम बात करने जा रहे हैं मां भारती का वीर पुत्र महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप ने बप्पा रावल, राणा कुंभा एवं मीराबाई जैसी महान विभूतियों के वंश में जन्म लिया था। इसी राजवंश में एक और महाराणा सांगा हुए, जिनका साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, जिनका जीवन चरित्र शौर्य से भरा हुआ है। पराक्रम और बलिदान की इस गाथा में एक नाम पन्ना धाय भी है, जो एक गुर्जर जाति की धाई मां थी, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर राणा उदय सिंह की रक्षा की। एक दासी धाई मां की तरफ भागते हुए आती हैं। धाई मां कहाँ है? अब धाई मां बदमीर महल की इसे और चला है। उसके सिर पर काय सवार है। वह राणा उदय सिंह को मारना चाहता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं राणा उदय सिंह की रक्षा कैसे करूं? जरा सुनो, क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? जी धाई मां, अवश्य। राणा उदय सिंह की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। यह लो, तुम राणा उदय सिंह को नदी के उस पार ले जाओ। मैं तुम्हें रात के अंधेरे में वहां मिलूंगी। जो आ गया धाई मां। अरे चंदन, तुम हमेशा ही कहते थे ना कि मैं सिर्फ उदय सिंह को अपने पास सुलाती हूँ। तुम आज मुझे बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम मेरे साथ सो जाओ। आओ बेटा, विश्राम करो। सो जा मेरा बच्चा। पन्ना टोकरे में उदय सिंह को लेटा देती है और उसको भेज देती है और उसकी जगह अपने बेटे चंदन को लेटा देती है। पन्ना, अरे ओ पन्ना, कहाँ है राणा उदय सिंह? आज मेरी तलवार उसके खून की प्यासी है। बता कहाँ है राणा उदय सिंह? अच्छा, ये है युवराज उदय सिंह। ले ले ले, आज मैंने युवराज उदय सिंह का अंत कर दिया। पन्ना लेटे हुए चंदन की ओर इशारा करती है और बनवीर और उसके साथी चंदन को मार देते हैं और इस प्रकार पन्ना धाय अपने बलिदान के लिए इतिहास में अमर हो गई। राणा उदय सिंह के पुत्र हुए महाप्रतापी महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। होली के दिन इनका राज तिलक किया गया। उस समय लगभग सभी राजाओं ने अकबर की गुलामी को स्वीकार कर लिया था। एकमात्र महाराणा प्रताप ने उनके सामने गुलामी स्वीकार नहीं की थी। दरबार में महाराणा प्रताप, बामाशाह, झालामान, बिलू राणा और कुछ सैनिक बैठे हुए हैं और उनका राज तिलक किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद दरबार में अकबर का दूत आता है। महाराणा की जय हो। मैं मुगल सम्राट अकबर का दूत हूँ। आपके लिए मुगल सम्राट अकबर का संदेश लाया हूँ। आप मुगलों की गुलामी स्वीकार कर ले, अन्यथा आपको मुगलों से युद्ध करना होगा। नहीं, हम मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। दूत, अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो आप तुरंत यहाँ से निकल जाएं और अपने सम्राट को हमारा संदेश दे देना कि मेवाड़ की मिट्टी ने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की है। मेवाड़ की आन बान शान हमारा स्वाभिमान है। हम अपनी मातृभूमि की गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जाकर कह दो अपने मुगल से, यदि हम राजपूतों ने हुंकार भी भर दी तो आगरा का तख्त भी हाथ से निकल जाएगा। महाराणा, चातक प्यासा मर जाएगा परंतु धरती का पानी नहीं पिएगा। हम मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जब तक इन मुजावरत आवाज है, ना तो तलवार मियां ने इस्लाम करेगी और ना ही राजपूती को कोई विधवा कर जाएगा। दूत, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो राणा का दरबार छोड़कर अभी चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाए। आप निश्चित है महाराणा, मेवाड़ की मूंछ कभी नीचे नहीं होने दूंगा। इस माया धरा की मान में अपने रक्त कणों से सजा दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा महाराणा, परंतु इन गुलामी की जंजीरों को मरते दम तक स्वीकार नहीं करूंगा महाराणा, मरते दम तक स्वीकार नहीं करूंगा। महाराणा, यह लीजिए मेरी जीवन भर की कमाई, यह मैं आपको समर्पित करता हूँ। इस धन से हम अपनी प्रजा के लिए अश्व इकट्ठा करेंगे, आप इसे स्वीकार कीजिए। धन्य है बामाशाह, तुमने मातृभूमि के स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। हम रानी पद्मावती और रानी कर्णावती और हजारों छत्राणियों का जौहर कैसे भूल सकते हैं। हम मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। हम मिट जाएंगे परंतु अपनी मातृभूमि के स्वाभिमान को कभी कम नहीं होने देंगे।
आइए आखिरी दम तक मेवाड़ की धरा को आजाद रखने की सौगंध खाते हैं। जय मेवाड़, जय राजपूताना, जय मेवाड़, जय राजपूताना, जय मेवाड़, जय राजपूताना। ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का है जो मां को शीश चढ़ाएंगे। आज भी हल्दी घाटी के उस युद्ध का परिणाम कोई नहीं जानता, परंतु चेतक की वीरता और महाराणा के शौर्य पर संदेह किए बिना हम निसंदेह कह सकते हैं, निसंकोच कह सकते हैं कि जीत महाराणा प्रताप की ही हुई होगी। इसी के कुछ समय बाद दक्षिण में भारत माता का एक और सपूत निजामों से देश की रक्षा कर रहा था, जिसकी गर्जना पूरे देश में पहुंच गई थी, जिसने भारत में सबसे पहली बार शक्तिशाली नौसेना की स्थापना भी की थी, जिन्होंने मां भवानी के आशीर्वाद से मां जीजाबाई के स्वराज के सपने को साकार किया। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। आइए सुनते हैं भारत माता के इस वीर पुत्र की कहानी इन बच्चों की जुबानी। जब मुगलों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था, तभी 1637 ईस्वी में एक अद्भुत शक्ति ने जन्म लिया, जिनका नाम शिवाजी राज भोसले पड़ा। शिवा का जन्म। मेरे लाल, तुम्हें मराठा लोगों के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी है और मुगलों को देश से भगाना है और स्वराज्य की स्थापना करनी है, समझे मेरे बच्चे? तुम माँ शिवाई का आशीर्वाद हो, उन्हीं के नाम पर तुम्हारा नाम शिवा रखा जाएगा। समय बीतता गया और देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए। 5 वर्ष बाद जीजाबाई रामायण पढ़ते हुए। शायद एक नाभि सरसोशा, अपर लगे वो सिर करी रोशा। माँ साहेब, बोलो शिवा। माँ साहेब, हम भी बड़े होकर दुश्मनों को अपनी तलवार से मार भगाएंगे और अपनी देश की रक्षा करेंगे। शिवा, इसके लिए पहले तुम्हें युद्ध विद्या में निपुण होना होगा। हाँ माँ साहेब, हम दादोजी कुंड देर से शस्त्र विद्या सीख रहे हैं। शाबाश शिवा, शाबाश। 10 वर्ष बाद दादोजी शिवाजी की शस्त्र परीक्षा लेते हैं। राजे, आज हम कौन सा खेल खेलेंगे? आज हम युद्ध अभ्यास करेंगे। देखो, पुरोहित जी आ गए। रोहित जी, मेरा हाथ देखिए। पुरोहित जी, मेरा भी हाथ देखिए और बताइए, मैं आगे चलकर क्या करूँगा? करोगे क्या? तुम भी अपने पिता की तरह बादशाह आदिल शाह की सेना में किसी अच्छे पद पर नियुक्त हो जाओगे। क्या मैं राजा नहीं बनूंगा? क्या मैं स्वराज की स्थापना नहीं करूंगा? शिवा, अभी तुम बच्चे हो, तुम मुगलों को नहीं जानते। वह तुम्हें राजा कभी नहीं बनने देंगे और यही बात तुम्हारे भाग्य की रेखा भी कहती है। पुरोहित जी, कौन सी है राजा बनने की रेखा? ये है राजा बनने की रेखा। ये देखिए, मैंने राजा की रेखा खींच ली और मैं आपको राजा बनकर ही दिखाऊंगा और अपनी माता का सपना साकार करूंगा। तथास्तु। चलिए अब चलते हैं बादशाह आदिल शाह की बेगम के दरबार में। मलिका सलामत की हुकूमत बरकरार रहे। हम जानना चाहते हैं वो कौन सा मराठा शूरवीर है जिसने मुगलों की नाक में दम कर रखा है। हमें उसके हर एक कदम की मालूमात चाहिए। मलिका, वो और कोई नहीं, हमारे सरदार शाहजी भोसले का पुत्र शिवा है, जो अपना परचम इस सरजमी पर लहराना चाहता है। नामुराद, अपनी जुबान पर काबू रखो। क्या ये बात सच है शाहजी? बेगम साहिबा, बहुत पहले ही मैंने उससे अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। तो क्या तुम उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर नहीं ला सकते? मुआफ कीजिए बेगम साहिबा, नहीं। ये तो हमारे हुक्म की तौहीन हुई। सिपाहियों, शाहजी को कैद खाने में नजरबंद कर दिया जाए। क्या इस दरबार में कोई ऐसा है
जो शिवा को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर ला सके? कोई भी नहीं। अब हमें ही कुछ करना होगा। नहीं, मैं लाऊंगा शिवा को। वो जंगलों में रहने वाला मामूली शिवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिवा, मैं आ रहा हूँ तेरा काल बनकर। नहीं खान, वह छापामारी इस कला में निपुण है। इसे हराने के लिए हमें चालाकी व छल कपट से काम लेना होगा। जैसी तुम आपकी बेगम साहिबा। तक लिया। अब देखते हैं अफजल खान क्या करेगा। सिपाही, हमारे विश्वास पंडित को दोस्ती का पैगाम लेकर शिवा के दरबार में भेजा जाए। अरे पंडित जी, कैसे आना हुआ? खान आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। इसके लिए आपको उनसे मिलना होगा। हम उनसे जरूर मिलेंगे, लेकिन तारीख भी हमारी होगी, स्थान भी हमारा होगा। चुने गए स्थान पर बिना सेना के केवल 2 सरदारों के साथ ही मिला जा सकता है। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। अब शिवाजी एक विशेष प्रकार का सामियाना तैयार करते हैं और अपनी राजनीति का परिचय देते हैं। आओ शिवा, आओ। तुम हमारे दोस्त के लगते जिगर हो और हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। आओ, गले लग जाओ मेरे बच्चे। खान, मैं तुम मुगलों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम अपना कपटी स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकते। शिवा, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा तलाक निकले। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मुगलों को उखाड़कर मराठा साम्राज्य स्थापित कर दोगे। या अल्लाह! हर हर महादेव। शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी महाराज के जय। शिवाजी महाराज के जय। शिवाजी महाराज के। यह तो सिर्फ एक आक्रमण था। शिवाजी महाराज की जान पर कई वार किए गए, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम और बहादुरी से कितने ही आक्रमणकारियों को पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी सूझबूझ और अपनी चालाकी से कितने ही गढ़ों को मराठा साम्राज्य में हासिल कर लिया। इस तरह से आगमन होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने शौर्य से ब्रिटिशों की एक भी नहीं चलने दी। बच्चों, आपने भारत को आज़ादी दिलाने वाले अनेक देशभक्तों का नाम तो सुना ही होगा, जैसे भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी इत्यादि। लेकिन आज हम आपको दक्षिण भारत की उस वीरांगना के बारे में बताएंगे जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया और जिनके बलिदान से भारत की धरती में क्रांति का अंकुर फूटा। वह पहली वीरांगना थी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। तो आओ बच्चों, आपको उनकी दास्तां सुनाएं। नाम था जिसका चेन्नम्मा
रानी चेन्नम्मा ने अपने खुद दिए भेजे को उत्तराधिकारी घोषित किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक लेटर भेजा जाए, उन पर कार्रवाई होगी। Yes, my lord. Your Highness, आपके लाछो। ये फिरंगी कौन होते हैं? हमें हमारे ही राज्य में आकर आदेश देने वाले? जाओ और कह देना अपने अधिकारी से कि रानी चेन्नम्मा आपकी किसी भी नीति को स्वीकार नहीं करेगी। तो उसके युद्ध ही करना पड़ेगा। तो युद्ध ही सही, हमारी सेना आपका इंतजार करेगी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। हर नए युग की शुरुआत एक बलिदान मांगती है, और जब जब ऐसा बलिदान एक स्त्री ने दिया है, तब तक एक क्रांति ने जन्म लिया है। हम इसे स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। ऐसी पराक्रमी थी रानी चेन्नम्मा, जिनको हमारा सत सत नमन। रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष 1857। रानी लक्ष्मीबाई झांसी का कारोबार शांतिपूर्वक चला रही थी। उनके राज्य में लोग सुखी थे। एक दिन दिल्ली से बुरी खबर आई। रानी साहिब, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। क्या? ये कब हुआ? और दिल्ली के सम्राट को बंदी बनाया गया है और उनके पुत्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब उनका अगला निशाना झांसी होगा। हमें उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। रानी ने तुरंत अपनी सेना और प्रजा को बुलावा भेजा। अपनी झांसी खतरे में है और मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं। आप लोग झांसी के लिए लड़ोगे? हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। रानी लक्ष्मीबाई की जय हो। मैं चाहती हूँ झांसी की महिलाएं भी इस लड़ाई में शामिल हो। रानी साहिब, हम आपकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं? आपको युद्ध कला सीखनी होगी, जैसे कि घुड़सवारी, गोलीबारी और लड़ाई में जख्मी लोगों की सेवा करनी होगी। रानी साहिब, हम सब सीखने के लिए तैयार हैं। आपके जैसी निडर शासक के राज में हमारी विजय निश्चित है। झांसी पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। रानी लक्ष्मीबाई की जय हो। रानी लक्ष्मीबाई की जय हो। अंग्रेजों द्वारा झांसी पर हमला। 25 मार्च 1857 को अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। अंग्रेजों ने तोपों से झांसी पर गोलीबारी की। उनके सैनिकों ने बंदूकों का उपयोग किया। झांसी के सैनिकों ने भी उन्हें बंदूकों और तोपों से मुंह तोड़ जवाब दिया। लगातार 5 दिन और 5 रातों तक अंग्रेजों की तोपें और बंदूकें झांसी के किले पर बरस रही थी। झांसी वासियों ने उनका जमकर मुकाबला किया। रानी लक्ष्मीबाई की जय हो। रानी, एक बुरी खबर है। अंग्रेजी सेना किले में प्रवेश कर चुकी है। नहीं, उन्होंने भले ही मेरा किला छीन लिया हो, पर मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। इस बार रानी ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने यह कभी नहीं सोचा था कि रानी साहिब स्वयं युद्ध में हिस्सा लेंगी। उन्होंने इस बार ज्यादा फौज भेजी। रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर कूद गई। दोनों तरफ के सैनिकों में भयानक युद्ध हुआ। रानी शेरनी की भांति दुश्मनों पर वार कर रही थी। अचानक अंग्रेजी अफसर ने ऊंट दल पर हमला करने का आदेश दिया। अटैक! ऊंट दल के आक्रमण से सेना चकरा गई और वो घबराकर मदद के लिए यहां वहां भागने लगी और अंत में युद्ध छोड़कर भाग गई। अब हमें छापेमार लड़ाई लड़नी होगी।
अच्छी योजना है, पर हमें एक मजबूत किले की आवश्यकता है। हमें ग्वालियर के महाराजा से मदद लेनी होगी। मैं स्वयं वहां जाऊंगी। रानी ग्वालियर के लिए रवाना हुई। महाराज, हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक मजबूत किला, धन और शस्त्रों की आवश्यकता है। क्या आप हमारी सहायता करेंगे? जी हाँ रानी साहब, इस बार हम मिलकर अगले हमले की योजना बनाएंगे। अंग्रेजों ने ग्वालियर पर हमला किया। तोप और बंदूकों से धुआंधार गोलीबारी की। रानी ने जीतने की ठान ली थी और वो दुश्मनों पर टूट पड़ी। युद्ध करते समय तलवार के वार से रानी बुरी तरह जख्मी हुई। राव साहब और उनके आदमी रानी को सुरक्षित स्थान पर ले गए। रानी के आखिरी शब्द थे, लड़ाई शुरू रखिए, आजादी करीब है, धीरज रखिए, अपनी सेना को प्रोत्साहित कीजिए, हिम्मत मत हारिए। 18 जून 1858 में रानी का देहांत हुआ। तब वो केवल 29 साल की थी। रानी ने अपने साहस और राष्ट्र प्रेम के भाव से स्वतंत्रता की जंग की चोट लोगों में सदा जागृत रखी। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। हर नए युग की शुरुआत एक बलिदान मांगती है और जब जब ऐसा बलिदान एक स्त्री ने दिया है तब तब एक क्रांति ने जन्म लिया है। हम इसे स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। आत्मकला की पराकाष्ठा रानी झांसी को हमारा शत शत नमन। जय हिंद। इन सदियों में भारत ने कई उज्जवल दिन भी देखे और कई काली रातें भी, लेकिन हर काली रात के बाद नए सवेरे भी देखे। हम है भारत और इस जज्बे को हम कायम रखेंगे। जिस तरह हमें हमारे देश पर अभिमान है, उसी तरह आने वाली पीढ़ियों को भी यह सौभाग्य प्राप्त हो यह हमारे हाथ में है। आओ इस अद्भुत सपनों को मिलकर पूरा करें, इस अमृत महोत्सव को मनाएं, इस देश को मनाएं, अपनों को मनाएं और आने वाले कल को भी। जय हिंद।